नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत और हमारे साथ पाकिस्तान से जानी-मानी पत्रकार आलिया शाह आज इस खास चर्चा में जुड़ रही हैं। आलिया, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत शुक्रिया। आलिया, क्या हालचाल पाकिस्तान में? अभी चाइना की एक मैं खबर पढ़ रहा था, पाकिस्तान में ही काफ़ी वायरल हो रही है कि चाइना ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये माँग की है कि पाकिस्तान की आर्थिक मदद की जाए। तो इस समय क्या स्थिति है पाकिस्तान में? क्योंकि मूडीज़ की रेटिंग भी अभी आई थी, पाकिस्तान को CAA3 क्या उन्होंने कैटेगराइज़ कर दिया है। जी बिल्कुल सूरत-ए-हाल तो बहुत गंभीर है और बहुत इस वक़्त काफ़ी कशमकश है और अ, बल्कि आज भी अभी कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है फाइनेंस मिनिस्टर हमारे इसहाक डार ने और वो बड़ा नाराज़ हुए इस बात पर कि लोग क्यों ये कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा और जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो तो एंटी पाकिस्तान है और ऐसी बात ना करें और देखें हमने अगर अभी तक डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया, दिवालिया नहीं होने दिया, तो फिर हम आगे कैसे होने दें? उन्होंने तो बहुत ये सारी बताइए जी, जी। मैं आपको बस हल्का-सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, तो क्या पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से बात नहीं करते? ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ डिफ़ॉल्ट टाइप बात की भी थी। जी, बिल्कुल, हमने भी उनको ये टैग किया है कि सर अगर आप ये कह रहे हैं कि एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर बल्कि आपके डिफेंस मिनिस्टर वो भी फिर क्या आप उनको एंटी पाकिस्तान कह रहे हैं कि उन्होंने तो कह दिया था कि दिवालिया हो चुका है। तो ये एक काफ़ी ड्रामेटिक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए थी जो फाइनेंस मिनिस्टर ने की कि देखें इस वक़्त सूरत-ए-हाल तो यही है। आज जो हमारे हालात हैं इकोनॉमी के उसमें अभी भी ये खबर आ रही है कि जो ये पूरा वीक है बल्कि नेक्स्ट वीक 7 डेज़ तक तो कोई नज़र नहीं आ रहा कि आईएमएफ किसी बात पर हमारे साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करने के लिए तैयार है। हाँ, अगर उसके बाद वो मान जाते हैं तो हम देखेंगे लेकिन अभी तक पाकिस्तान का ये कहना है यानी हमारा ये कहना है कि हमने तमाम कंडीशंस उनकी क्योंकि अब पूरी कर दी हैं तो अब हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन ये तो एक असम्पशन है ना यानी हम ये सोच रहे हैं कि अब तो भाई हमने पूरा कर दिया तो अब हो जाएगा। लेकिन ये तो उन पे डिपेंड करता है कि क्या उसके बाद भी वो उनके सामने कोई और सवाल भी रहता है क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा गौरव जी कि कई मर्तबा आईएमएफ ने ये कहा हमें लगा कि होने लगा है बस आज हो जाएगा बस कल हो जाएगा लेकिन पता ये चला जी। क्या ये कंडीशन भी रख दी आईएमएफ ने ये कंडीशन भी रख दी आईएमएफ कह रहा है ये भी पूरा करो तो होते तो हम यहाँ पे पहुंचे हैं और अभी भी कुछ पता नहीं है कि आगे क्या होता है लेकिन जो गवर्नमेंट है उसका ये कहना है कि कोई मसला नहीं है लेकिन मैं नहीं समझती कि कोई मसला नहीं है मसला है और बहुत बहुत ज्यादा मसाइल है और इस समय की स्थिति मतलब अगर हम बात करें तो गैस के दाम, बिजली के दाम, पेट्रोल के दाम, खाने-पीने पर तो मैं बाद में आऊँगा। आईएमएफ ने कहा था बढ़ाओ, बढ़ाओ, काफ़ी बढ़ाया, लेकिन क्या आईएमएफ अभी भी खुश नहीं है? देखिए, आईएमएफ ने सिर्फ ये नहीं कहा था, वो जो अवाम के ऊपर जो टैक्सेस लगने हैं, वो तो सब बढ़ गए। किसान के ऊपर भी, यानी फार्मर्स के ऊपर भी जो है वो बिजली भी उनके लिए भी महँगी हो गई है। तो वो तो आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि अवाम तो बुरे तरीके से पिस गई है। लेकिन आईएमएफ की बहुत सारी और कंडीशंस भी थी, जो कि एक्चुअल में हमारी कंडीशंस होनी चाहिए। क्योंकि आईएमएफ ने जो कंडीशंस रखी, अगर हम अपने पिछले 40-50 सालों में उन कंडीशंस पर अमल कर रहे होते, तो आज हमारा ये हाल ना होता। आईएमएफ ने ये जैसे कहा कि आपका जो अमीर है, जो आपका रिच है, उसको आप क्यों सब्सिडी दे रहे हैं? उसको आप क्यों करेक्ट, प्रोटेक्ट कर रहे हैं? ये तो हमें खुद कहना चाहिए था ना। तो हमें वो वाली करेक्ट, कंडीशंस पूरी करते-करते इतने दिन लग गए, क्योंकि ये यहाँ पर एक बहुत मुश्किल काम है कि आप अमीर का गला पकड़ेंगे। आप ये कहेंगे कि नहीं इस मर्तबा कुर्बानी गरीब नहीं देगा बल्कि अमीर देगा। इसकी वजह ये है कि जो फैसले करने हैं वो सब रिच है ना, वो उनका ताल्लुक उसी उससे है। तो ये जो सारी मतलब अवाम के लिए तो इतने टैक्सेस लग चुके हैं कि इस वक़्त जो है वो बहुत बुरी हालत है और अभी तो आगे और जब अप्लाई होंगे आहिस्ता-आहिस्ता सब तो फिर पता चलेगा। लेकिन आईएमएफ की तरफ से मैं ये समझती हूँ कि मैं तो बल्कि तारीफ़ करूँगी कि उन्होंने ये कहा कि आप ये करें कि जो आपने आज तक नहीं किया कि आप गरीब के बजाय जो अमीर है उसको पकड़ें। तो ये क्यों नहीं कर रहा है पाकिस्तान? क्योंकि कई ऐसी रिपोर्ट्स आई और मैं आपकी भी एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें ये कहा जा रहा था कि
अमीर सिगरेट कंपनीज को भी बहुत बड़ी सब्सिडी मिल रही है, तो सिगरेट कंपनीज को क्यों सब्सिडी मिले? या फिर वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अगर मिलिट्री जनरल्स को देखा जाए, और ये आप मुझे बेहतर बता सकती हैं कि किसी के पास इतने अरब डॉलर है, किसी के पास इतने खरब डॉलर है, क्या ये असल में सच है? जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल कयानी, अभी जनरल बाजवा, कमर जावेद बाजवा, करोड़ों डॉलर इनके पास है। वो तो कह रहे हैं अगर ये जक़ात दे दे तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस सॉल्व हो जाएगी। जी बिल्कुल, बल्कि अभी 2 दिन पहले सिराजुल हक साहब जो कि एक सीज़न्ड पॉलिटिशियन है, बहुत सीनियर जी। पॉलिटिशियन है, उन्होंने एक ये बातें कर दी, धड़ल्ले से की और चलिए बड़ी अच्छी बात है उन्होंने की। जहाँ उन्होंने देखिए पॉलिटिशियंस पे तो हम हमेशा ही बात करते हैं ना, पॉलिटिशियंस की करप्शन की बिना पर ये करते हो, इस बिना पर ही आपने देखा कि पिछले 7-8 सालों में क्या हुआ है इमरान खान ने जब ये कैंपेन चलाई सारा। लेकिन जो उन्होंने ये बात की, सिराजुल हक साहब ने उन्होंने कहा कि जनाब परवेज मुशर्रफ से लेकर और जितने भी रिटायर्ड जनरल्स हैं, उनके कितने असासे, किसी के 2 अरब, किसी के 4 अरब और किसी के 10 अरब, किसी के 12 बिलियंस। और फिर उन्होंने कहा कि जो मैं आपको बता रहा हूँ 4 अरब ये नहीं है बल्कि 4 बिलियन डॉलर्स हैं। तो ये रियलिटी है। मतलब रियलिटी ये अगर नहीं, रियलिटी है। अगर सिराजुल हक साहब ने गलत बात की है तो फिर जिनके उन्होंने नाम लिए हैं और कहा है कि इनके बिलियंस के एसेट्स हैं, उनको आगे आना चाहिए, उनके ऊपर पिटीशन दायर करनी चाहिए, उनके ऊपर केस करना चाहिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो अगर कोई सामने नहीं आता, केस नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि क्या ये सच है? तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जैसे कि उन्होंने एक और बात की, बड़ी अच्छी बात, उन्होंने कहा कि ऐसा करें कि जो जो आपने कहा अभी, गौरव जी, के जजेस जो हैं, वो अपनी ज़कातें जी। निकाल। अब देखिए होता क्या है कि लाखों करोड़ों में पेंशन्स हैं, आपकी सैलरीज भी लाखों करोड़ों में है। तो क्या ही अच्छा हो कि इस मर्तबा जजेस, जर्नैल और ब्यूरोक्रेट्स वो ऐसा करें कि अपनी ज़कात नहीं, मैं तो कहूँगी ज़कात नहीं, इनकी सैलरीज कट की जाए, इनके पर्क्स काटे जाएँ। ये सब जब तक नहीं होगा तब तक हमारी इकोनॉमी बेहतर नहीं हो सकती। इकोनॉमी में अगर आपने ये $1 बिलियन जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने खुद का नाक रगड़े, अगर ये मिल भी गए, तो उसके बाद जून तक पाकिस्तान को एक और आईएमएफ के प्लान में जाना ही जाना है। 20 टू जी। 25 बिलियन डॉलर्स हमें आगे देने हैं। जी। जी, और $75 बिलियन तो आपको लौटाने 2025 तक। ये कैसे होगा? क्या पाकिस्तान में कोई रणनीति है, कोई प्लान है कि ये कैसे होगा? या फिर बस कल तक, परसों तक डिफ़ॉल्ट ना करे, इसी तरह से आपकी सरकार देश चला रही है और जनता ये सवाल नहीं पूछती, चाहे आर्मी से, चाहे गवर्नमेंट से, चाहे ब्यूरोक्रेसी से? देखिए, सवाल तो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, अब तो बहुत कई एक अरसा गुज़र गया कि ये वाले सवालात जो हो रहे हैं, जब हम ये कहते हैं कि क्या कोई रोड मैप है या इस तरीके से जब जर्नलिस्ट या रिपोर्टर्स पूछते हैं, तो फिर आगे से जवाब ये द दिया जाता है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि अगर रोड मैप ना होता, तो हम अभी तक दिवालिया होने से कैसे बचते। देखिए, ये बात अपनी जगह पर कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट जो थी, उस दौरान हमारा जो इकोनॉमी है, उसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। फिर उसके बाद जब, क्योंकि इस गवर्नमेंट को आए हुए तो अभी साल हुआ ना, साल से भी कम, तो उसपे जो है ये नहीं कहा जा सकता कि ये सारा जो मलबा है उसके ऊपर डाल दिया जाए। इस हद तक हुकूमत की हुँ। बात दुरुस्त है कि ये चंद महीने के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि आप दिवालिया पे पहुंचे। तो जाहिर है कि वो मलबा जो है वो पीछे से भी आया है। हुकूमत का ये कहना है कि ये अपने 4 साल में इमरान खान ने जो जो कुछ किया है, तो वो पहली मर्तबा पाकिस्तान को उस पॉइंट पर ले आए हैं कि जहां पर अब दिवालिया होने की बात की जा रही है। तो वो कहते हैं हम तो पहले कितनी मर्तबा आए, हमारा जो मुल्क है, बल्कि 2014 में, मेरा ख्याल है 2014 या इसके करीब, ये खबर तो डॉन में भी पब्लिश हुई कि पाकिस्तान ने आईएमएफ के बारे में कह दिया था कि बस ये हमारा लास्ट है और अब इसके बाद हम किसी प्लान में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने अपने जी। आप को कर लिया है। लेकिन उसके बाद फिर हम यहाँ पर पहुंच गए। तो ये इस बिना पर जो गवर्नमेंट है वो इसको उठाकर, जाहिर है कि इमरान खान और उनके खिलाफ जो है वो कहते हैं कि जनाब ये सब इनका किया जा रहा है। तो ये जो बात है ना रोड मैप की, ये बस इसी तरीके से चल रही है कि वो कह रहे हैं जनाब हम देख रहे हैं। अब आपको पता है हुकूमतें कहाँ कबूल करती हैं, वो कहती हैं रोड मैप है, हो सकता है कि उनके पास रोड मैप हो, लेकिन ये तो हमें पता चलेगा कि जब $1 बिलियन मिल जाएगा। देखें, ये जो आपने बात की, इसमें उन्हीं के डिफेंस मिनिस्टर जो है वो कह रहे हैं दिवालिया हो चुका, और आप कह रहे जी। हैं कि नहीं दिवालिया नहीं होने देंगे। तो ये तो पता चलेगा कि दोनों में से कौन सच्चा है। बिल्कुल सही, क्योंकि 75 साल हो गए हम लोग की आज़ादी को 1947 में, और शायद 23 बार पाकिस्तान अभी तक जा चुका है, और अब 24वीं बार 24th टाइम पाकिस्तान को आईएमएफ के सामने अब जाना होगा एक बार फिर। लेकिन अगर रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों की बात करें, तो क्या उनके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं? मतलब अगर आटा, दाल, चावल, प्याज़, टमाटर, नॉर्मल चीज़ों की बात करें? जी, बिल्कुल ऐसा है।
ये तो डॉलर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। आपको पता है कि 290 से ऊपर, ऐसे तो 285 कहा जा रहा है, लेकिन 290 से ऊपर कोई डॉलर पे बात नहीं कर रहा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर मार्केट तो इसी तरीके से डील करती है। हुकूमत बेशक कहती रहे, लेकिन जब आप कुछ खरीदने या करने जाएंगे, डॉलर की बात करेंगे, तो वो आपको कहेगा आगे से कि जनाब हम तो आपको 300 का देंगे, हम तो 290, मतलब इसी तरीके से चलता है ना। हम्म। जब डॉलर की सिचुएशन ये है कि जो पाकिस्तान की इमाम है उसको तो डॉलर से कोई लेना देना नहीं। उसे नहीं पता कि हम्म। डॉलर ऊपर जाएगा तो ये होगा, नीचे जाएगा तो ये होगा। उनको तो खरीदनी है दाल, उनको लेना है आटा। अब सस्ते आटे का आप जानते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से लाइनें लग रही हैं और क्या सिचुएशन है। तो यकीनी तौर पर ये बात तो अपनी जगह पर सही है कि आवाम के लिए इस वक्त काफी सिचुएशन जो है वो खराब है। लेकिन इस सिलसिले में एक काम जो अभी उसके ऊपर भी बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अभी जब कुछ उन्होंने ऑस्टेरिटी के लिए जो कुछ वो किए, कुछ ऐसे पैरामीटर्स किए कि जनाब हम जो है अब ये कैंपेन चला रहे हैं, तो उस पे ऊपर उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो 1 महीने की उनकी तनख्वाह काटी जाएगी। जो ये हैं मतलब जितने उनके अपने हुकूमती लोग हैं वो अपनी वॉलंटरली ये करेंगे, तो ठीक है वो। हम्म। लेकिन वो कितने महीने के लिए करेंगे? वो 1 महीने कितने के लिए महीने? वो 2 महीने। हम्म। भाई आप कोई कानून बना देना कि भाई उनकी सैलरीज आप कम करें और उनकी हम्म। स्टाइल को जो है वो करें। तो फिर तो चले, अवाम तो जाहिर है कि गुस्से में होगी कि आप जो है वो इतनी बड़ी गाड़ियों में फिर रहे हैं, जहाजों में उड़ रहे हैं, और वो बेचारे जो है वो सस्ते हम्म। आटे में लगे हैं। तो पाकिस्तान की सेना की भी, मतलब पाकिस्तान की आर्मी का भी बजट कम करने की बात हो रही थी, आईएसआई का बजट कम करने की बात हो रही थी। तो क्या ये असल में होगा या ये केवल दिखावा है कि थोड़ा सा कम कर देंगे लेकिन सही मायने में नहीं करेंगे? देखें, आईएमएफ की तरफ से ये बातें आई थी, सामने खबरें आई थी कि जिसमें कहा गया कि उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि पहले ही कहा गया कि डिफेंस बजट कम करें, फिर कहा गया कि नहीं उसमें भी कटौती करें, तादाद भी कम करें, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें आई थी। लेकिन अगर आपको याद हो तो कुछ अर्सा पहले, बल्कि जिस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के बीच एलओसी का मामला चल रहा था, और उस वक्त ये कहा जा रहा था, जिस वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे, तो कुछ दोनों के बीच दुबई भी उसमें मीडिएशन करवा रहा है, हालात जो हैं वो ठीक रहेंगे और फिर एक पीस एग्रीमेंट हो रहा है, ये सब बातें आप। उस वक्त ये कहा गया था कि हमने जो है वो अपना बजट कम किया, और उस वक्त बजट कम हुआ था। तो फिर उन्हें कहा कि जनाब दूसरी तरफ से भी जो है वो कम किया जाए, ये वाली बातें तो हुआ तो है कम। लेकिन मैं तो ये समझती हूँ जनाब कि अगर ये हो जाए पूरी दुनिया में कि आप फौजों का बजट कम करें, तो फिर शायद दुनिया में अमन आ जाए, क्योंकि इसके बगैर तो काम नहीं होने का। और जैसे जैसे नहीं, ये दुनिया तो जिस बहुत अच्छी बात है, लेकिन बीच में अच्छा एक खबर और भी आई थी, शायद कि आलिया की, सैयद सलाउद्दीन, एक भारत उसे टेररिस्ट बोलता है, हिजबुल मुजाहिदीन नाम के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का वो लीडर है। वो रावलपिंडी में भारत के खिलाफ भारत तेरे टुकड़े होंगे और इस तरह की बातें कर रहा था, और उसको पाकिस्तान की सेना ने बुलेट प्रूफ गाड़ी दे दी है। तो फिर कैसे अमन आएगा? हाँ देखिए, ये जो वीडियोस जो हैं वो कुछ वायरल हुई, हम सोशल मीडिया पर देखी। इंडिया की तरफ से कुछ वीडियोस आई पहले, फिर उसको देखकर जो है फिर यहाँ पर जो है वो बातचीत शुरू हुई, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे भी खबरें जो है आना शुरू हो गई। अब देखें, ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारी, और इसी बिना पर एफएटीएफ में हमारे साथ क्या हुआ है हम देखते हैं। तो जहाँ तक बात है कि यहाँ पर उनको जो है ये क्यों दिया गया, इस पे तो हम भी क्रिटिसाइज करते रहे हैं और करते रहते हैं कि जब तक आप इनसे जो है वो हम जान नहीं छुड़ाएंगे, जब तक हम अपने वो तमाम पैरामीटर्स जो कि एफएटीएफ की तरफ से कहे गए हैं वो सब एक एक बात ये, कुछ एक पॉजिटिव आप कह सकते हैं कि हौसला अफजा सूरत हाल ये है कि जब एफएटीएफ से हम निकले हैं अभी, तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं हमें एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकले हुए, और वो भी उन्होंने जब तक वो सारी कंडीशन जो कहते थे यहाँ पर आए, वो उनकी टीम उन्होंने चेक किया, और उसके बाद देखने के बाद वापस जाने के बाद उन्होंने कहा हाँ ठीक है, इन्होंने कुछ ऐसे जो है वो उठाए हैं कदम जिसकी बिना पर हम समझते हैं कि, तो मैं समझती हूँ कि जो पैरामीटर्स इख्तियार किए गए हैं, जो स्टेप्स लिए गए हैं, उनको उसी तरीके से रखना चाहिए। ये होता है ना कि हमारी एक है ये रवा रवी में हम ये करते अब तो निकल गए, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हम्म। तो फिर जो है हम्म। दोबारा से सर उठाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे देखें, टीएलपी के बारे में भी आप जानते हैं किस तरीके से हम्म। खिलाफ जलसे होते रहे, यहाँ पे प्रोटेस्ट हम्म। होते हैं,
अब 2-3 दिन पहले जो है यहाँ पर हड़ताल की हुई थी महंगाई के खिलाफ। अवाम को करनी चाहिए, आप कौन होते हैं महंगाई, एक रिलीजियस पार्टी जो उसको महंगाई के खिलाफ क्या करने की वो है, उसके पीछे फिर कुछ और मोटिव्स होते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है, लेकिन इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। काफी हद तक कंट्रोल किया गया, जिस बिना पर हमें थोड़ा जो है वो मिला एज, लेकिन देखते जी। हैं आगे जो है वो कैसे इस पे काबू पाते हैं। तो क्या पाकिस्तान में आवाम ये कहने लगी है कि चाहे सैयद सलाउद्दीन हो या हाफिज सईद हो, क्योंकि भारत में ना एकाएक पाकिस्तान में स्थिति देखकर बुरा तो बहुत लोगों को लगता है, लेकिन फिर वो बोलते हैं कि देखो हाफिज सईद के खिलाफ पाकिस्तान कोई कार्रवाई नहीं करता। हमारे देश में 26/11 जैसा, मतलब आपको याद होगा 2008 में मुंबई में जो बड़ा टेरर अटैक हुआ था, या फिर पुलवामा, या फिर और जितने टेरर अटैक्स हमारे देश में हुए, कि पाकिस्तान कोई कार्रवाई नहीं करता मसूद अजहर के खिलाफ। तो बात फिर वहीं आ जाती है कि कैसे मदद करे पाकिस्तान की, अगर वो इन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। जैसे मैंने कहा कि कार्रवाइयां तो हुई हैं, और इसी बिना पर जैसे कि वो ये कैद में हैं, जेल में हैं, ये कहा जाता है। लेकिन फिर जब ये वाली वीडियोस और इस तरह की वायरल होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर सवाल उठते हैं कि देखिए आप जो है इनके साथ नरम हाथ ना रखें, और बिल्कुल जो है एग्जैक्टली, बस सोचिए ना कि वो हाफिज सईद जेल में है और पाकिस्तान के ही मीडिया ने बताया कि वो घोटकी में, सिंध में कन्वर्जन कर रहा था हिंदुओं का वहां पर। तो इस तरह की जब खबरें आती है तो फिर लगता है कि ये तो पाकिस्तान केवल एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए, सिर्फ ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए दिखावा कर रहा था एक्शन का। और अभी ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान को अगर प्याज भी चाहिए होता है तो भारत से वो प्याज पहले दुबई जाता है और दुबई से पाकिस्तान में आता है, और डॉलर भी जा रहे हैं और पैसा भी ज्यादा जा रहा है, जबकि वाघा बॉर्डर से आसानी से हो सकता है। तो आसानी से हो भी सकता है, लेकिन फिर भी टेरर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। तो हम लोग को लगता है, मतलब जस्ट एज अ क्वेश्चन टू यू, कि आलिया, क्या पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत से रिश्ते सुधरे? मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान चाहता तो है, और हमारे पास इस वक्त कोई और टूल भी नहीं है। कोई ऐसा हमारे पास कोई पतली गली नहीं है कि जिससे हम निकल जाएं और अपने आप को बेहतर बना लें। अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहे हैं, तो जाहिर है कि वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तलिफ होगा कि जो स्टेट पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट सोचती है। अब एक बात जो आपने की, इस पे 2-3 पॉइंट्स। एक बात आपने प्याज की बात, तो मैं ये कहूंगी कि ये एक बहुत बड़ी बेवकूफी है कि आप दुबई के जरिए से, भारत से फिर दुबई के जरिए से प्याज कराची मंगवाएं, और कराची से फिर जो है वो मुल्क में जा रहा है, इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, और वाघा बॉर्डर के जरिए जो है आपकी दीवार से दीवार जुड़ी हुई है, और आप यहाँ से प्याज मंगवा कर गरीबों को नहीं दे सकते। यानी वहां पर प्याज ज्यादा है, सड़ रहा है, खराब हो रहा है, और यहाँ पर लोगों को चाहिए, गरीबों को, तो उसके लिए आप बॉर्डर्स के जरिए तिजारत नहीं कर सकते। पाकिस्तान को फौरी तौर पर ट्रेड स्टार्ट करनी चाहिए इंडिया से। इसके मैं 110% मैं इससे अग्री करती हूँ, और मैं इसके हक। प्रॉब्लम यह है कि जब इलेक्शन के दिन होते हैं तो उस वक्त सियासत बहुत ज्यादा खेली जाती है, और सियासी बिना पर फिर स्टेटमेंट्स भी ऐसी आती हैं। हमने देखा कि आप देख लें पिछले चंद दिनों में कैसी कैसी स्टेटमेंट्स आई हैं दोनों तरफ से, और पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई हमने उसको वो भी किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें ताल्लुकात बेहतर बनाने चाहिए। और जो अवाम है, जो आपने पूछा, वो भी अब सब जानती है, अब उसको भी सब पता है। वो भी ये कहते हैं कि भाई हमें तो ये चाहिए, ट्रेड करो स्टार्ट। लेकिन आपको याद होगा इमरान खान के दौर में रात को फैसला किया गया कि सुबह हमने ट्रेड स्टार्ट करनी है, फैसला कर लिया गया, और अगले दिन सुबह मॉर्निंग में पता ये चला कि वो उन्होंने यू टर्न ले लिया एज यूजुअल। और किस बिना पर कि जी। उनको कहा गया कि भाई आप ये करेंगे तो फिर इलेक्शन में वोट कैसे लेंगे। तो ये जो हमने एक स्लोगन बनाया है ना कि आप हमसायों के खिलाफ नारा लगाकर वोट लेना आपने, तो इसने पहले बड़ी तबाही की है। और मैं नहीं समझती कि ऐसा अब होना चाहिए। अब हमें अपनी पॉलिसीज को चेंज करना होगा, और जब तक हम अपने नेबर्स के साथ, आपकी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका फेलियर सबसे बड़ा ये है कि हम बेहतर ताल्लुकात नहीं रख पाते नेबर्स के साथ भी, और जो दूर कंट्रीज है उनके साथ भी, उनके खिलाफ भी हम रिजीम चेंज की कैंपेन चलाना शुरू कर देते हैं। तो जब तक आप रिलेशंस बेहतर नहीं बनाएंगे दुनिया से, और खास तौर पर अपने नेबर्स के साथ, तो तरक्की नहीं कर सकते आप। और पाकिस्तान में अभी जैसे भारत में G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही है, उसके बारे में क्या लोगों का मानना है? देखिए G20 के बारे में जाहिर है कि अवाम में तो ऐसा ये इतना ज्यादा यानी क्योंकि हमारे जो टेलीविजन चैनल्स है वहां पर आपके चैनल्स तो नहीं आते, तो जी। सोशल मीडिया पे तो जाहिर है सभी चल रहा होता है। तो बिल्कुल उसको जो है वो अब
ऐसे जहन, ऐसे माइंड्स मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं कि देखें उस तरफ क्या हो रहा है और हमारी तरफ क्या हो रहा है। वहां पर देखें कि पूरी दुनिया मौजूद है, 40 कंट्रीज एक समिट में मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ जो दूसरा डायलॉग हो रहा है वहां पे 100 कंट्रीज मौजूद हैं। वहां पर पूरी दुनिया की डिग्नेटरीज मौजूद है और हमारी तरफ एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल ऐसा टर्मोइल है, ऐसा केओस है कि जिसमें हम फंसे हुए हैं। तो ये लोग देखते हैं और अब जो ये इरा वो है कि जिसमें कुछ छुपाया नहीं जा सकता, और जो यूथ है 60% से ज्यादा यूथ है हमारी, वो इस हद तक समझदार है, उसको ये पता है कि क्या हो रहा है, तो इसके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। तो वो जो ऑब्सेशन एक तरह का था पाकिस्तान में एंटी इंडियन नैरेटिव बनाना, क्या उसमें आप कोई परिवर्तन, तो उसमें आप कोई चेंज देखती हैं? आपने निकी हेली का भी एक स्टेटमेंट देखा होगा। निकी हेली ने कट एवरी सेंट की बात की कि हम पाकिस्तान को पैसा देते हैं और पाकिस्तान हमारे खिलाफ ही कार्रवाई करता रहता है, तो बिल्कुल पैसा देना बंद कर देना चाहिए। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके थे। लेकिन जहां तक दो सवाल हैं आपके, एक तो निकी हेली का मैं बाद में आती हूँ, पहले ये या पहले चलें उसका जवाब दे देती हूँ। तो ये कि मैं सीरियसली उसको नहीं समझती, ये चीज मैं निकी हेली को बिल्कुल सीरियस नहीं लेती। इसकी वजह ये कि मैं समझती हूँ कि बहुत कम चांसेस है निकी हेली के जीतने के। उन्होंने जो बात की, जो इस तरीके से इलेक्शन लड़ने जा रहा हो और जो कैंपेन में शामिल हो, उसको किसी भी कंट्री के बारे में ऐसी कोई स्टेटमेंट पास नहीं करनी चाहिए कि वो कंट्री आपके खिलाफ हो या वो कहे कि हमारे बारे में ऐसी स्टेटमेंट दी है, क्योंकि वहां पर पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में मौजूद है। तो उनका तो आप समझ लेना कि आपका तो वोट गया फिर वहां पे जो आपको वोट देना चाहेंगे। तो ये एक बेवकूफाना है। इसकी वजह ये है कि आप हुकूमत पे तो है नहीं। हाँ, आप ये कह रही हैं अगर आप हुकूमत में आएंगे, तो आप जब हुकूमत में आएंगे तो उस वक्त तो देख लिया जाएगा, क्योंकि आप देखिए कि वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, उन्होंने आज तक कोई ऐसी बात नहीं की। ठीक है, कोई इस ठीक। तरह की, तो जो अथॉरिटी में होते हैं वो अगर ऐसी बात करें उसका असर लेना चाहिए। जो भी है ही नहीं, जिन्होंने बनना है, जिनका चांस नहीं है, तो मैं इसको बिल्कुल सीरियस नहीं ले रही और मैं समझती हूँ कि ये ठीक। बेवकूफाना वो है बात। जहां तक बात है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि वहां पे पाकिस्तान के साथ रिलेशंस अमेरिका के जो है वो इस बिना पर नहीं होते। उसकी और बहुत सारी डायनामिक्स हैं। अफगानिस्तान भी मौजूद है, ठीक। उनके रिलेशंस हमारे साथ अच्छे बुरे चलते रहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता जो उन्होंने बात की। अब आते हैं उस तरफ, आपने कहा एंटी इंडिया सेंटीमेंट पाकिस्तान में, बिल्कुल ऐसा चलता है। अब तो जनाब, आपने को याद होगा कुछ अर्सा पहले हमारे जो फवाद चौधरी साहब, उन्होंने टीएलपी को इंडियन एजेंट कह दिया था, तो हमने कहा चलो टीएलपी को भी कह दिया चले। तो वो तो बड़ा ही एक आसान काम है, आप जो है वो कहेंगे जो यार है वो गद्दार है, यानी। तो यहाँ पर अब ये बात चल निकली है, क्योंकि आप जानते हैं कि इमरान खान ने जिस किस्म की पॉलिटिक्स की है, उसके बाद उन्होंने यूथ को जिस तरीके से एक्टिवेट किया है, तो वो अब एक ऐसी उन्होंने कैंपेन चलाई जिसमें कि उन्होंने इदारों के खिलाफ भी हम देखते हैं कैंपेन चली, फौज के खिलाफ भी कैंपेन चली। तो उसी में एक चीज ये कही जाती है कि उसको अपने मतलब के लिए उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। यानी जब उनको ये ख्वाहिश हुई या जरूरत हुई कि इंडिया की तारीफ कर दें, तो उन्होंने तारीफ कर दी, और जब उन्हें लगा कि अब कहो कि इंडियन एजेंट है ये, तो तब उन्होंने वो कर दी। ये सेंटीमेंट अभी भी मौजूद है, लेकिन हाँ, इसमें ये है कि अब लोग ये भी कहते हैं कि भाई सबको ही आप इंडियन एजेंट कह देते हैं, कुछ तो खुदा का खौफ कर लो। तो इसमें ये अब एक अवेयरनेस आई है और लोग इस बात को समझते हैं कि ये सिर्फ अपने फायदे के लिए की जाती है बात, अपना इलेक्शन जीतने के लिए किया जाता है। एक कार्ड है, यानी कि एक इंडियन कार्ड है जो आप प्ले कर लेते हैं, जैसे कि रिलीजन कार्ड भी प्ले किया जाता है। तो अब लोगों को समझ आती है, और इसमें यह है कि अब कोई फायदा नहीं हो, हंसते हैं। सोशल मीडिया पे भी आप देख लें, जब किसी को ये बात कही जाती है तो लोग हंसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब तो ये कहते हैं जनाब चले ठीक है गद्दार हैं, तो हमारे लिए जो है ये बड़ा मेडल है। ठीक। और पाकिस्तान में शुरू में मतलब जब जावेद अख्तर साहब पाकिस्तान गए थे, उन्होंने जो 26/11 के बारे में, मुंबई हमले के बारे में कहा, उस समय तो बहुत तारीफ हुई, उस समय तो बहुत तालियां बजी। फिर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। तो उसको आप किस तरह से देख रही हैं कि क्या पाकिस्तान ये समझ नहीं पा रहा है कि इंडिया के साथ कैसे रिलेशंस रखने हैं, ना सिविल सोसाइटी ना गवर्नमेंट, या फिर पाकिस्तान में ये है कि अब मदद तो चाहिए भारत से, जो कुछ मदद मिल जाए चाहिए, लेकिन एक्शन नहीं लेना टेररिस्ट के खिलाफ, और वो भारत की सरकार या भारत की जनता शायद अब दोबारा बातचीत के उस मूड में है या नहीं है? आपका क्या मानना है? नहीं, आपकी तो मैं नहीं समझती कि मूड में है आप बातचीत के। लेकिन एक ये अच्छी बात है, मैं इसको अप्रिशिएट करूंगी कि जब ये हुकूमत आई थी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जब ओथ लिया था, तो उस पर सबसे पहले जिस तरफ से मुबारकबाद दी गई थी, वो आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से था। उन्होंने मुबारकबाद पेश की, कॉन्ग्रेचुलेट किया, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी अच्छी बात की, उसका बहुत पॉजिटिव जवाब दिया, शुक्रिया अदा किया। उसके बाद भी बातचीत रही, लेकिन फिर हमने देखा दरमियान में क्या हुआ।
ठीक है। तो बिलावल भुट्टो की तरफ से, फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से जब स्टेटमेंट गई, लेकिन इस वक्त आपको इसलिए जरूरत नहीं है ताल्लुकात की कि आपको जरूरत नहीं है। आप एक बड़ी इकोनॉमी, बड़ा मुल्क, एक जहां पर आप पहुंच रहे हैं, तो उस पर जाहिर है कि पाकिस्तान की हमारी तो कोई जरूरत नहीं। तो जरूरत तो हमारी है, तो इस पे हमें ही करना चाहिए। जहां तक आपने इससे पहले जो सवाल किया जावेद अख्तर साहब का, तो जावेद अख्तर साहब ने जब ये कहा तो अभी भी यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और जो बात ये कही गई, वो बात में कुछ लोगों ने इसको स्टार्ट किया कि वो ये बात क्या कह के गई, तो वो लोग कहना शुरू कर गए कि जनाब इन्होंने तो जो है देखें ये किसी के कहने पर अब ये कर रहे हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें सामने आने लग पड़ी। लेकिन लोग ऐसे मौजूद हैं कि जाहिर है कि जो माइंड कर सकते हैं कि देखें हमारे जो है हमें आकर ये कह गए हैं। लेकिन जो एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लोग हैं जो इस तरह सोचते हैं, जिनको ये पता है कि क्योंकि जावेद अख्तर साहब तो वो पर्सनालिटी नहीं है जो जानबूझ के कोई जंगजू किस्म के जिंगुइस्टिक जी, किस्म की है नैरेटिव, वो तो नहीं है। उन्होंने इसलिए तो बात नहीं की, उन्होंने बड़ी खरी जी, खरी बातें की। तो उसको हमें जो है वो उसी तरीके से लेना चाहिए। लेकिन हाँ, उसके ऊपर एक बैकलैश आया बाद में जो आप तक पहुंचा है, और फिर उसके ऊपर ये तनकीद की जा रही है कि जनाब देखें ये बात इन्होंने की। जी। क्योंकि मुझे जिस तरह से लगता है कि भारत के लोग अब ये चाहते हैं कि हाफिज सईद हुआ, मसूद अजहर हुआ, सैयद सलाउद्दीन हुआ, बुलेट प्रूफ गाड़ी देने के बजाय आप उनके खिलाफ केसेस लड़े, उनको जेल में डाले, और असल मायने में मतलब ये नहीं कि आपने एफएटीएफ के लिए बोल दिया, आपने मतलब सरकार ने पाकिस्तान की कि एफएटीएफ को दिखाने के लिए जेल में डाल दिया और फिर वो वोट की सिलसिले में घूम रहे हैं, या वो भारत को धमकी दे रहे हैं और भारत को ध्वस्त करने की, खत्म करने की, नेस्त नाबूद करने की धमकी दे रहे हैं। मतलब फिर ऐसे पाकिस्तान की क्यों मदद करे भारत, ये यहां पर सोच आ जाती है। और फिर वो पूरी हिस्ट्री एक बार फिर शुरू हो जाती है कि लाहौर गए वाजपेयी जी, दोस्ती का हाथ बढ़ाया नवाज शरीफ साहब के साथ, और उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी ने कारगिल कर दिया। और फिर जब भारत दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो फिर भारत पे टेरर अटैक हो जाता है। फिर जब इमरान खान ने एकाएक अपना बयान बदला कि पहले एमएफएन मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस देंगे, और अगले दिन मना कर दिया, तो क्या ये पाकिस्तान की आर्मी है वो अपना वजूद बनाए रखने के लिए, अपने देश में बिल्कुल राजा की तरह रहने के लिए वो दोस्ती नहीं होने देना चाहती? देखिए, ये अब हम बात करें कि जो एक जियो पॉलिटिक्स है या जियो स्ट्रेटेजिक एक जो बयानिया बनाया जाता है, उसमें जहां तक आपने बात की सैयद सलाउद्दीन की, उसकी तो जो हमने वीडियोस वगैरह देखी हैं उसके ऊपर तो हमने क्रिटिसाइज भी किया और बहुत ज्यादा किया, और उसके ऊपर सवाल भी उठाए गए। लेकिन जो मुझे नहीं पता कि जो वो वाली बात हुई, वो वाली मैंने कोई वीडियो नहीं देखी हाफिज सईद की कोर्ट की वाली, लेकिन जो सैयद सलाउद्दीन है अच्छा, मैं वो, भेजूंगा आपको। जी जी जरूर प्लीज जी, मुझे भेजिए। वो हाँ, क्योंकि मेरे सामने वैसी कोई वीडियो नहीं आई, लेकिन हम जी, जो पहले मुद्दा रहा उसके ऊपर हम एक सवाल उठाते रहे। अब प्रॉब्लम पता क्या है, जैसा मैंने आपको कहा कि दोनों कंट्रीज के बीच जो है ना कुछ ऐसे नैरेटिव्स हैं जो हमेशा से चल रहे हैं, और वो कभी भी बंद होने का नाम नहीं लेंगे। और वो है कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ एंटी सेंटिमेंट्स जो हैं वो उसको उजागर करते हैं। अब उसमें जहां तक ये जो बात है, इसके ऊपर तो मैं पहले बात कर चुकी कि एफएटीएफ में जो है वो उस सिलसिले में किया गया, और पाकिस्तान ने उसके ऊपर जो स्टेप्स लिए बाहर निकल गया। और अगर अब उसके खिलाफ कुछ किया जाता है तो जाहिर है कि एफएटीएफ फिर दोबारा एक्शन ले सकती है, हमें मालूम है और हमें मालूम रहना चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होगा। यानी ये जो हुआ है वो तो आपके सामने है, लेकिन जी, मैं समझती कि हम इतने बेवकूफ है कि अपने ऊपर हम दोबारा से जो है कुछ ऐसा करवाएं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जहां तक रिलेशंस की बात है, उसमें दोनों कंट्रीज को आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए ना, अगर पाकिस्तान ये कहता है, फर्ज करें कि जी ठीक है हम जो है वो रिलेशंस बनाना चाहते हैं, और इंडिया की तरफ से कहा जाता है कि नहीं हमें जरूरत नहीं, हम रिलेशंस नहीं बनाना चाहते, आप हैं कौन? और सही कहेगा कि भाई हम तो कोई अब हैसियत नहीं है हमारी उनके सामने, तो फिर तो ताल्लुकात नहीं बन सकते। तो ये एक हम्म, बड़ा ही एक मुश्किल सिचुएशन है अब। लेकिन उसमें हमारा अपना भी है कि हमारी जो ईगो है, हमारा जो एक आदत है हमारी कि कुछ ना होते हुए भी जो है चौधरी बनने की कोशिश करना दुनिया का, तो ये हमें छोड़नी पड़ेगी। हमें अपनी जो पहचाननी पड़ेगी, और फिर उसी लेवल पर अगर हम कोई पॉलिसीज देखें, ये ऐसी बात नहीं है कि स्टेटमेंट से कुछ हो जाए। इमरान खान कह दें तो ताल्लुकात अच्छे हो गए, नवाज शरीफ कह दें, नहीं, पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। और ये वाली पॉलिसी कौन बनाता है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये पॉलिसीज बनाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना पड़ेगा कि भाई अगर आप चाहते हैं आगे बढ़ना तो आपको रिलेशंस बेहतर बनाना पड़ेगा।
आपने बहुत ही बेबाक तरीके से मतलब बहुत फ्रैंक ये डिस्कशन था और आलिया शाह आप मेरे साथ यहाँ आज तक पर जुड़ी बहुत-बहुत धन्यवाद और उम्मीद यही कि बातचीत का हम ये सिलसिला लगातार आगे चलाते रहेंगे और आपसे बातचीत हम करते रहेंगे क्योंकि सरहद के उस पार क्या हो रहा है, ये जानना हमारे लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। नमस्ते। Thank you so much, Gaurav ji. Thanks a lot.